हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो आज की इस पूरे वीडियो में सबसे पहले तो आपको हड़प्पा सभ्यता से जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू लगाएंगे, जैसे कि आप हमारे कुछ वीडियो से देखते आ रहे हैं। एमसीक्यू भी आपको साथ ही में लगाया जाता है, तो एक तरह से रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया वो स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना गया। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया था। अब बात करते हैं कि जो सर्वमान तिथि है वो क्या होता है। देखिए, सर्वमान तिथि अगर हम बात करें तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व भी होता है। कहीं कहीं आपको ये डेट जो देखने को मिलेगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बीसी हो जाता है। तो आपको ये दोनों डेट याद रखना है। ऑप्शंस में 2400 लेकर 2400 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व भी हो सकता है, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो सकता है। तो दोनों में से जो भी हो आप वहाँ पे टिक करेंगे। मैंने दोनों बता दिया। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले अगर हम बात करें तो दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में की गई थी। सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, इस वजह से इसका हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, तो प्रागैतिहासिक युग या फिर इसे हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पूरा जो हड़प्पा सभ्यता था, जो सिंधु सभ्यता था, उसका आकार कैसा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसका आकार किस तरह से था। तो संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। जब भी क्वेश्चन आपको बने कि किस तरह का उसका आकार था, तो त्रिभुजाकार था, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाकर रखा है, आप इसको समझकर याद रख सकते हैं। देखिए, अगर पूर्वी स्थल की बात करें, सबसे पूर्वी स्थल यानी आपका कौन सा होगा, आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और ये किस नदी पर था, तो ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, हिंडन। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी। अगला पॉइंट्स अगर हम बात करें, जैसे उत्तरी जो सबसे उत्तरी जो स्थल था, पुरातात्विक स्थल था, वो कौन सा था, मांदा, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता था, जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी, ये भी मैं लिख देता हूँ, चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी के आसपास। और दक्षिणी अगर हम पुरातात्विक स्थल की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सुत कांगडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता था, और ये सबसे पश्चिमी स्थल है, और ये किस नदी के किनारे है, तो दासक नदी। ठीक है, दासक नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स आपको बताए गए, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी, तो ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दैमाबाद से क्या प्राप्त हुआ था, दैमाबाद से एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, तांबे का रथ। ये पॉइंट भी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, तांबे का रथ यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब बात करें कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन तो सभ्यता थी, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो लोग थे वो नगरीय, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। ये चीज नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। और अर्थव्यवस्था का जो ताकत था, अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी, क्या कह सकते, इनका कृषि। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या था, कृषि था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हमें कहाँ से मिला? गुजरात से प्राप्त हुआ है, गुजरात से प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखेगा। देखिए गुजरात में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तो आपका लोथल और दूसरा धौलावीरा। गुजरात में लोथल जो था इनका बंदरगाह नगर था, और साथ ही साथ जो धौलावीरा कह सकते हैं, धौलावीरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से उन्नत जल प्रणाली की, जो जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई थी धौलावीरा से, और हाल ही में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोथल, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए लोथल से मैंने यहाँ पे बताया क्यों पूछा जाता है कि जो गुजरात में स्थित लोथल बंदरगाह नगर था इनका, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था, वो भी आपको याद रखना है। ग्रिड पद्धति को अपनाते थे, यानी कि इनके जो घरों का विकास होता था वो किस तरह से था? ग्रिड पद्धति, ठीक है, ग्रिड पद्धति को अपनाते थे, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इनका जो शासन थे किनके हाथों में था? तो वणिक वर्गों के हाथों में था, वणिक वर्गों के हाथों में था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम एक चीज़ बात करें कि हड़प्पा जो सभ्यता थी ये 4 वर्गों में विभाजित था, वो कौन कौन से भाग थे? 4 भागों में, 4 वर्गों में विभाजित था। तो वो 4 वर्ग हम कह सकते हैं, पहला तो विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा हम कह सकते हैं व्यापारी, और चौथा हम कह सकते हैं श्रमिक। ये 4 वर्गों में विभाजित थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो शासन था वो वणिक वर्गों के हाथों में था। अगला पॉइंट्स क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के रूप में किसने विस्तृत किया था? तो पिग्गट नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी के रूप में संज्ञा दिया था पिग्गट ने, पिग्गट, ये ध्यान रखेंगे। देखिए मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मोहनजोदाड़ो सबसे पहले किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखिए प्रमुख स्थान से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, नकाशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला, या फिर अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी कहा जाता है। तो जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के साक्ष्य, और साथ ही साथ एक ही खेत में 2 फसल उगाने के जो साक्ष्य मिले, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के जो साक्ष्य मिले, वो कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ जो कि हम कह सकते हैं चूड़ियाँ होता है, काली रंग की चूड़ियाँ, ये अक्सर देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर पूछा जाए कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था, ये ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगन से एक चीज़ और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा ये स्थल था कालीबंगन जहाँ पे सामान्य लोगों के रहने हेतु, यानी नीचे भी आपका निचले हिस्से में सामान्य लोगों के रहने हेतु किलेबंदी की गई है, किलाबंदी की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कालीबंगन, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति मिली थी कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिला था, मोहनजोदाड़ो से मिला था। और सबसे बड़ी इमारत जो कि स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदाड़ो से ही। और साथ ही साथ 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ के नाम से हम जानते हैं, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी आपका यहीं से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ से आपने देखा कि मोहनजोदाड़ो से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, राइट। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की मनके बनाने के जो कारखाने थे, मनके बनाने के कारखाने 2 जगह से प्राप्त हुआ। पहला तो आपको चंदहुदड़ो और दूसरा लोथल, दोनों इंपॉर्टेंट है। चंदहुदड़ो ज़्यादातर ऑप्शंस में देखने को मिलता है, तो चंदहुदड़ो याद रखना है। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे ही बसा है, ये ध्यान रखेंगे। लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात में है, इनका बंदरगाह नगर था, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट्स बनता है कि मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है बनवाली, बनावली कहीं लिखता है, कहीं बनवाली लिखता है, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है, ये याद रखिएगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से। देखिए मैंने आपको ऊपर में क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में बताया गया था यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य, साथ ही साथ अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, या फिर एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। साथ ही साथ ये आपका
तीन मुख वाले जो देवता है पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। उसके बाद एक और था सबसे बड़ी इमारत स्थानागार जो कि यहीं पे खोजा गया था। मन के बनाने के कारखाने इंपॉर्टेंट है, चंद्रहुदड़ो लोथल, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद मिट्टी के बने हल का जो साक्ष्य वो बनावली से मिला है, हरियाणा से, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, जो मेसोपोटामिया में मेलुहा जो शब्द का प्रयोग किया गया वो सिंधु सभ्यता से लिया गया। स्वास्तिक चिन्ह भी आपका यहीं से लिया गया, सिंधु सभ्यता से ही या फिर हड़प्पा सभ्यता से ही, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कि मंदिरों के अवशेष थे या नहीं, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चंस पे पूछे कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों के अवशेष थे कि नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मंदिरों के अवशेष अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ। ये पॉइंट आपका गलत है, मंदिरों के अवशेष नहीं मिला है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा वासी थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें कि क्या सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति था, बिल्कुल था, प्रचलित थी यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो प्रचलित थी यहाँ पे, तो यानी कि ये पॉइंट भी आपका सही है। और एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अब तक यानी कि वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे की खोज उस वक्त नहीं की गई थी, तो यानी वो लोहे के जानकार नहीं थे, लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, परिचित नहीं थे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोथल के बारे में। लोथल आपका गुजरात में बंदरगाह नगर था इनका, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में, तो इतना अगर आपको याद रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको एग्जाम्स में। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, अगर आप ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान से अगर सुने होंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ MCQ जो कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। और वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस में अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के जो खंडर है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा। राइट, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, रावी नदी के किनारे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, या फिर अगर हम ऑप्शंस में वो ना मिले तो 2500 ईसा पूर्व से 1750। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, बी मिल रहा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया था कि प्राग के ऐतिहासिक युग, या फिर इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो कांस्य युगीन ऑप्शन ए में दिख रहा है, कांस्य युगीन सभ्यता। राइट, चलिए अगला पॉइंट्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आप उसका राइट आंसर नीचे कमेंट करिए, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था। पंत नगर या फिर बंदरगाह नगर की बात की जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बंदरगाह नगर उनका कौन सा था, लोथल। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में माप तौल की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया था, ये ध्यान रखिएगा कि लोथल से ही, यानी इनका जो बंदरगाह नगर लोथल था, लोथल से ही माप तौल की प्रणाली की खोज की गई थी। तो माप तौल का सर्वप्रथम खोज लोथल से ही हुआ था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य, या फिर नकाशीदार ईंटों का साक्ष्य, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगन से, यानी कालीबंगन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन। अगला प्रश्न है कि सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदाड़ो को कहा जाता था, क्या मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो का ही ये नाम था, सिंध का नकलिस्तान या फिर सिंध का बाग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट्स, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी आपको आकार पूछा जाए तो आकार आप कहेंगे कि त्रिभुजाकार आकार था उनका, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ये ध्यान रहेगा, नगर नियोजन, अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, क्योंकि उनका जो सभ्यता था वो शहरीय सभ्यता था। मैंने आपको यहाँ पर बताया था उनका जो, देखिए, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उनका अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए यहाँ पे असत्य आपको बताना, यानी चारों पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है कि ये नगरीय सभ्यता थी, तो उनके नालियों की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना वो बिल्कुल करते थे, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग लोहे से परिचित है, जबकि मैंने यहाँ पे साफ आपको बताया था कि वो लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, वो पॉइंट्स आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चारों पॉइंट्स मैंने जब आपको बताया था, इसके चारों तरफ के एरिया, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, कौन कौन से भाग में कौन कौन सा सबसे अंतिम छोर है, तो आपने यहाँ पे उत्तर देखा था मांडा। मांडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा। जबकि दासक जो था वो बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी उसका पुरातात्विक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, जो कि हम लोग सुतकांगडोर के नाम से जानते हैं। हिंडन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और प्रवरा जो है यहाँ पे प्रवरा नदी के किनारे हम कह सकते हैं दैमाबाद, जहाँ से तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मैंने आपको बताया था कि गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए वो गुजरात से प्राप्त हुए। लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, तो धौलावीरा ही वो स्थान था जहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें चलता है। यानी करेक्ट आंसर धौलावीरा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये ध्यान रहेगा, मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीज़ें हो गई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्नानाघर था वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद एक पॉइंट हमने ये देखा, इसको हम लोग सिंध का नकलिस्तान या फिर सिंध का बाग कहते हैं, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और ये हो गया कि घरों में कुएं का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? तो कौन सी पद्धति को अपनाया था? मैंने आपको बताया था कि ग्रिड पद्धति को ये अपनाते थे। ग्रिड पद्धति यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। यानी करेक्ट आंसर हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ग्रिड पद्धति। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से ही, लोथल से ही युगल सावधान का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि माइंड में वो सेट हो जाए। आई नो कि आप लोग को ये बहुत पहले से पता हुआ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी ये अच्छे से याद हो और कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कई बार रिपीट कर चुके हैं कि तांबे का रथ हमें कहाँ से मिला था? सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, यहीं से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ। चलिए आखिरी क्वेश्चन से, और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो क्या बताया गया था? मोहनजोदाड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन इतने ही थे, और आई होप कि आपका अच्छे तरीके से एक तरह से रिविजन्स हो गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक तो हम लाएंगे ही, लेकिन आप अपने तरीके से टॉपिक बताते रहिए, देखेंगे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो हम उसको करा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया था जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस जो कि कराने के लिए, तो मैं आपको बहुत जल्द उसको करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप कमेंट करते रहिए, हम टॉपिक देखते रहेंगे, जो टॉपिक हमें अच्छा लगेगा हम उसको करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।